आज दोस्तों बेसिस सेकेंड ईयर लीनियर एल्जेब्रा बाय डॉक्टर विनोद कुमार। हम लोग इस किताब से चैप्टर नंबर 4 बेसिस एंड डायमेंशन वाला चैप्टर आज यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बेसिस एंड डायमेंशन। अब ये कह सकते हो जैसा कि इसका नाम है बेसिस, तो ये इस बुक का एक प्रकार से बिल्कुल इस चैप्टर को भी आप इसका बेसिस समझो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो बेसिस की जो डेफिनीशन है उसको हम लोग यहाँ पर ध्यान से अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। बेसिस का मतलब क्या होता है और डायमेंशन का मतलब क्या होता है, इन दो बातों को आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये डेफिनीशन देखिए मैंने लिख दी हुई है, बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। बहुत ध्यान से इत्मीनान के साथ हम लोग इस डेफिनीशन को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा और गहराई से बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस इस डेफिनीशन को समझने का प्रयास करेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनीशन है ये। हाँ, तो क्या डेफिनीशन है? अ सेट S of the vectors in a vector space V is said to be a basis in V if the vectors in S are linearly independent and every vector in V can be expressed as a linear combination of the vectors in S. That means linear span of S is equal to V. तो दोस्तों बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस समझिएगा, अ सेट S ऑफ ए वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस V। कोई एक वेक्टर स्पेस है V ओवर द फील्ड F, ठीक है ना। S यहाँ पर क्या है? S यहाँ पर V का ही सबसेट है। सपोज कीजिए V एक वेक्टर स्पेस है और सपोज कीजिए V के पास सब मिलाकर के 100 वेक्टर्स है, 100 एलिमेंट्स हैं। अब S क्या है? S यहाँ पर V का ही एक सबसेट है। सपोज कीजिए V के पास सपोज कीजिए S के पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो V के पास 100 एलिमेंट है। S यहाँ पर V का सबसेट है और S के पास 5 एलिमेंट्स हैं। तो दोस्तों S को हम V के लिए बेसिस कहेंगे। अ सेट S ऑफ द वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस V इज सेड टू बी ए बेसिस इन V। कहने का मतलब जो S है वो V के लिए बेसिस कहलाएगा इफ़ अगर ये 2 शर्तें पूरी हो जाएं तो। पहली शर्त क्या कह रही है? द वेक्टर्स इन S आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि S के पास जो वेक्टर्स हैं वो यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नंबर 2, एवरी वेक्टर इन V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इन S, यानी कि V के पास जो वेक्टर्स हैं उनमें से प्रत्येक वेक्टर S के पास जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकना चाहिए। V का प्रत्येक वेक्टर S के जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से ये डेफिनीशन मैंने पढ़ी, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस तरीके से डेफिनीशन कोई समझ में ठीक से नहीं आती। अब समझ में कैसे आएगी, आइए उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बेसिस की डेफिनीशन को समझने का प्रयास करें। देखिएगा V एक वेक्टर स्पेस है, तो सपोज कीजिए V का मतलब एक दुकान मान लीजिए, परचून की एक दुकान है जिसके पास बहुत सारे सामान रखे हुए हैं। तो सपोज कीजिए V एक दुकान है जिसके पास सब मिला करके 100 सामान है, 100। मैंने भी कहा था ना V एक वेक्टर स्पेस है जिसके पास 100 वेक्टर्स 100 एलिमेंट्स हैं। तो उसी प्रकार से V यहाँ पर एक दुकान हो गई और उस दुकान के पास 100 सामान उपलब्ध है, ठीक है। S क्या है? S यहाँ पर V का ही सबसेट है। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पर आप ये मान लो S का मतलब यहाँ पर उस दुकान में जो बांट रखे हुए जो वेट है जिनसे हम लोग सामानों को तौलते हैं, तो S का मतलब ये मान लीजिए ये वो बांट है, ठीक है। अब करना क्या होता है हमको? आप लोग जानते हो दुकानदार जो बांट होते हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन बना करके अपनी दुकान के सारे सामानों को तौल पाता है।
जैसे साधारणतः एक दुकान में जाओगे, अगर किलोग्राम की मैं बात करूं तो उसके यहाँ 1 किलोग्राम का बांट होता है, फिर 2 किलोग्राम का होता है, फिर 5 का होता है, फिर 10 का होता है। अब सपोज कीजिए उसको 3 किलोग्राम का कोई वज़न करना है तो उसको 1 + 2 से कर लेता है, यानी कि 1 और 2 का उसने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है ना। या फिर उसको 4 किलोग्राम का वज़न करना है तो 5 - 1 से वो कर सकता है, एक तरफ 5 रख देगा, दूसरी तरफ 1 रख देगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक प्रकार से वो बांटों का लीनियर कॉम्बिनेशन बना करके अपनी दुकानों में रखे हुए सामान को तौलता है। बस वही काम यहाँ पर भी हुआ। अब यहाँ पर दूसरी बात देखो, हमसे यही तो कहा गया था, एवरी वेक्टर इन V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इन S। यानी कि V के पास जो वेक्टर्स हैं उन सभी वेक्टर्स को हम S के जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है पहले पॉइंट की, द वेक्टर्स इन S आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इस बात का मतलब क्या है? दरअसल इस बात का जो मतलब है वो भी बहुत ही गहरा है। लीनियरली इंडिपेंडेंट आपको बिल्कुल डायरेक्ट इसका मतलब नहीं समझ में आएगा, लेकिन इनडायरेक्टली इसका बहुत ही गहरा मतलब यहाँ पर छुपा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास S के जो वेक्टर्स हैं वो यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब आइए हम लोग यहाँ पर समझें। तो V का मतलब क्या था? दुकान थी, और S का मतलब था उसके पास, दुकानदार के पास जो बांट रखे हुए हैं जिनसे वो सामानों को तौलता है, उनको हम लोग यहाँ पर S कह रहे थे। अब यहाँ पर जो बांट है, अगर वो बांट जो है वो एक प्रकार से लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इस बात का लॉजिक क्या है? तो चलिए मेन पॉइंट मैं पहले बता देता हूँ। इस बात का लॉजिक है मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या हुआ? मिनिमम का मतलब ये हो गया कि दुकानदार को यहाँ पर चाहिए कि वो अपनी दुकान में कम से कम बांट रखे जिनकी मदद से वो अपनी दुकान के सारे सामानों को तौल पाए। वही बात यहाँ पर भी है। दोस्तों S के पास जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि S के पास वो मिनिमम वेक्टर्स होने चाहिए। S के पास कम से कम कितने वेक्टर्स हो जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से V का प्रत्येक एलिमेंट लिखा जा सके। S के उन कम से कम वेक्टर्स का जो सेट होता है, बस उसी को हम लोग बोलते हैं V का बेसिस। तो दोस्तों ये बेसिस की डेफिनेशन बनी। क्या मतलब हुआ? अगर V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, तो S का मतलब होगा उन कम से कम वेक्टर्स का सेट, उन मिनिमम वेक्टर्स का सेट जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से V का प्रत्येक एलिमेंट लिखा जा सकता है। ठीक है ना। तो मिनिमम शब्द यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ वो लीनियरली इंडिपेंडेंट का ही मतलब है। अगर हमारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो इसका मतलब हो गया कि वो वेक्टर्स वहाँ पर मिनिमम होंगे। अभी समझाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। तो कहने का मतलब अगर हमारे पास जो वेक्टर्स हैं अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब वहाँ पर जो वेक्टर्स होंगे वो ये मिनिमम वेक्टर्स होंगे जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से V का प्रत्येक एलिमेंट लिखा जा सकता है। दोस्तों आज की तारीख में, अच्छा पीछे हम लोग एक थ्योरम भी पढ़ चुके हैं। पीछे हम लोगों ने पीछे वाला जो लास्ट चैप्टर था यानी कि लीनियरली डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द वेक्टर्स, वहाँ पर हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो वहाँ पर उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से एक और केवल एक वेक्टर ही बनाया जा सकता है। यानी कि दो लीनियर कॉम्बिनेशन सेम वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो वही बात यहाँ पर भी है। अगर हमारे पास S के पास जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो हम लोग दुकान में रखे हुए सामानों को तौलने के लिए, एक सामान को तौलने के लिए हमारे पास दो तरीके संभव नहीं होंगे। कहने का मतलब हो गया कि वहाँ पर हम लोगों की अगर कोई सामान तौलना है तो वहाँ पर केवल और केवल एक ही लीनियर कॉम्बिनेशन वहाँ पर पॉसिबल होगा। जैसे आज की तारीख में दुकानदार के पास जो बांट होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। उसके पास 1 किलोग्राम का बांट होता है, फिर 2 किलोग्राम का होता है, फिर 5 का होता है, फिर 10 का होता है।
दोस्तों अगर उसको 3 किलोग्राम का वज़न करना है तो वो 2 तरीक़ों से कर सकता है, 1 + 2 से भी कर सकता है या 5 - 2 से भी तो कर सकता है। एक तरफ 5 किलोग्राम का वज़न रख दे, दूसरी तरफ 2 किलोग्राम का वज़न रख दे, तब भी तो 3 किलोग्राम का सामान वो तौल पाएगा। तो कहने का मतलब 3 किलोग्राम का सामान तौलने के लिए 2 तरीके वहाँ पर संभव हुए, यानी कि 2 लीनियर कॉम्बिनेशन वहाँ पर पॉसिबल हुए। इसका मतलब हो गया दुकानदार के पास जो बाट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं का मतलब हो गया कि उसके पास जो बाट हैं अभी वो मिनिमम नहीं है। कहने का मतलब और भी कम बाँटों से हम वहाँ पर काम चला सकते हैं, और भी कम वेट और भी कम बाट रखते हुए हम दुकान के सारे सामान को तौल सकते हैं। अगर आप दुकानदार होते, आप पढ़े लिखे लोग हो, कम से कम बाट रखने के लिए आप बाट ऐसे रख सकते थे। पहला बाट 1 किलोग्राम का, फिर 3 का, 1 + 3 4, 2 गुना कर दो 8, उसमें 1 ऐड कर दो 9, इन तीनों को ऐड करो 13, 13 का 2 गुना कर दो 26, 1 ऐड कर लो 27। अब इन सबको ऐड करो तो 27 9 कितना 40 हो गया, और ये 40 और यानी कि 80 और 1 ऐड कर दो 81। आपकी दुकान के जो बाट होंगे वो ये होंगे। दोस्तों ये वो कम से कम बाट होंगे जिनसे आप अपनी दुकान के सारे सामानों को तौल सकते हो। कैसे, आइए आपको करके भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। सपोज कीजिए आपको 11 किलोग्राम का वज़न करना है, ठीक है ना। तो 11 किलोग्राम का वज़न करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, 9 + 3 कर लो और -1 कर दो। ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन हमने बनाया और ये 11 किलोग्राम का वज़न आपका हो जाएगा। 12 किलोग्राम का वज़न आपको करना है, आप 9 + 3 कर दोगे। आपको 13 किलोग्राम का वज़न करना है, आप 9 + 3 + 1 कर दोगे। आपको 14 kg का वेट करना है तो आप कर दोगे यहाँ पर 27 - 9 + 3 + 1, ठीक है ना। और अगर आपको कहाँ तक हो गया था ये हम लोगों का 15 kg का वेट अगर आपको करना है तो 27 - 9 + 3 कर दो। तो दोस्तों आप कहने का मतलब हो गया इन बाँटों की वजह हेल्प से आप कोई भी वज़न जो किलोग्राम में है आप उन सारे वज़न को वहाँ पर तौल सकते हो। यानी कि दुकान में रखे हुए सारे सामानों को हम इन कम से कम बाँटों के द्वारा तौल सकते हैं। ये है वो मिनिमम बाट, ठीक है ना। हालांकि प्रैक्टिकली दुकानदार ऐसा नहीं करता है, क्योंकि फिर ये जो वज़न हो जाएंगे, एक तो बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दूसरी बात ये बहुत भारी भारी वज़न हो जाएंगे। अब 27 kg का बाट है, अब उसको उठाने के लिए आदमी ने 4 से 6 बार दिन भर में उठाया तो रात में मालूम पड़ा वो खुद ही नहीं उठ पा रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये एक थ्योरेटिकल बात तो सही है, लेकिन प्रैक्टिकल बात उतनी सही नहीं है। लेकिन थ्योरेटिकली इसमें कोई कमी नहीं है। दोस्तों ये वो मिनिमम बाट होंगे जिनकी हेल्प से दुकान में रखे हुए सारे सामानों को तौला जा सकता है। तो अब मेरे ख्याल से लीनियरली इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमसे कहा गया था कि एस के पास जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर मिनिमम से है, यानी कि एस के पास जो वेक्टर्स होंगे ये वो मिनिमम वेक्टर्स होंगे जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से हम वी के प्रत्येक एलिमेंट को लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी बेसिस की डेफिनेशन हुई, बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो वी अगर एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, तो वी से ही कुछ एलिमेंट बाहर लाएंगे और एक सेट बनाते हैं एस। एस वी के लिए बेसिस कहलाएगा अगर एस के वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है और अगर एस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से हम वी के सभी एलिमेंट लिख सकते हैं। यानी कि एस के पास जो वेक्टर्स होते हैं ये वो मिनिमम वेक्टर्स होंगे, वी के ही है, वी के ही वो मिनिमम वेक्टर्स हैं जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम वी के सभी एलिमेंट लिख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो हम लोगों को इसकी डेफिनेशन फिर और भी क्लियर होगी। तो आइए, बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस पर बेस्ड
आइए हम लोग एक क्वेश्चन भी यहाँ पर करें। इस वीडियो को ध्यान से आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस। दोस्तों सपोज कीजिए C ओवर R, C यहाँ पर एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। C का मतलब हो गया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर वेक्टर्स का काम करेंगे और जो रियल नंबर्स हैं वो यहाँ पर स्केलर्स का काम कर रहे हैं। दोस्तों B, अब देखिएगा दुनिया में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप सोच सकते हो वो सब यहाँ पर C के अंदर है, वो सब C के एलिमेंट हैं। हम लोगों ने क्या किया, C से ही केवल 2 एलिमेंट बाहर निकाले, 1 + i और 1 - i। तो एक सेट यहाँ पर बनाया B जिसके पास केवल 2 वेक्टर्स हैं, 1 + i और 1 - i। अब यहाँ पर दावा ये किया जा रहा है कि ये 2 वेक्टर्स का जो सेट है वो यहाँ पर C के लिए बेसिस का काम करेगा। आइए हम लोग इस बात को चेक करें। अगर ये 2 वेक्टर्स C के लिए बेसिस का काम कर रहे हैं तो इनके अंदर 2 क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 1, ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नंबर 2, इन 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम लोग C के सभी एलिमेंट लिख सकने चाहिए। तो आइए दोनों बातों को चेक करें। आइए हम लोग पहली बात चेक करें। देखेंगे B के पास जो वेक्टर्स हैं वो यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो जैसा हम लोग लास्ट चैप्टर में चेक करते थे, आइए उसी तरीके से चेक करें। तो हम लोगों ने क्या कहा, लेट α1 एंड α2 आर द स्केलर्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट, अच्छा इन 2 वेक्टर्स को एक नाम दे दो चाहो तो x1 और x2, ठीक है ना। तो दोस्तों ये 2 स्केलर्स यहाँ पर इस प्रकार से है कि इन दोनों वेक्टर का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है दैट मीन्स α1 x1 + α2 x2 दिस इज इक्वल टू 0। अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है α1 की और α2 की। अगर ये दोनों स्केलर्स यहाँ पर 0 हैं तो हमारे वेक्टर्स यहाँ पर हो जाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। α1 × x1, तो x1 के नाम पर है 1 + i। α2 × x2, x2 का मतलब 1 - i और 0 का मतलब 0 वेक्टर होता है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको 0 + 0 i लिख दो। α1 का मल्टीप्लिकेशन दोनों में करेंगे, α2 का दोनों में करेंगे, रियल पार्ट एक साथ कर दो, इमेजिनरी पार्ट एक साथ, और उसके बाद कंपेयर करो क्या बनेगा, यानी कि α1 + α2 = 0। फिर इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे, α1 - α2 = 0। तो दोस्तों ये 2 इक्वेशन बन गई, दोनों का राइट हैंड साइड 0 है, इसका मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशंस बन गए। पीछे हम लोग इसके क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरीके के ना, तो लिख देंगे दिस इज द सेट ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशंस। आइए अब α1 और α2 की वैल्यूज, 2 तरह की वैल्यू यहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशन में पॉसिबल होती हैं, या तो 0 सोल्यूशन होगा या नॉन जीरो सोल्यूशन होगा। आइए हम लोग यहाँ पर इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करें। तो लिखोगे बाकायदा द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये बना 1 1 1 और -1, तो इसकी वैल्यू हो गई -1 -1 यानी कि -2, और ये 0 नहीं है। पीछे हम लोग जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था वहाँ पर हम लोग इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। दोस्तों अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पर 2 है, और नंबर ऑफ द अननोन्स भी यहाँ पर 2 थे, α1 और α2, और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक भी 2 है। इसका मतलब होगा यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन अर्थात 0 सॉल्यूशन।
और जीरो सोल्यूशन का मतलब हुआ कि अल्फ़ा 1 भी यहाँ पर जीरो है, अल्फ़ा 2 भी यहाँ पर जीरो है। और अगर दोनों स्केलर यहाँ पर जीरो हैं तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना। क्या कहोगे? सो द वेक्टर्स x1 x2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो चलिए, बेसिस होने की दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त तो यहाँ पर पूरी हो गई, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स ने बेसिस होने की जो पहली शर्त है उसको यहाँ पर पास कर लिया। तो ये दोनों वेक्टर्स यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब दूसरी शर्त देखना ये होगा कि हम लोग सी के सारे वेक्टर्स क्या इन दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख सकते हैं। ये तो दूसरी शर्त है ना। एवरी वेक्टर ऑफ द वेक्टर स्पेस कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ बेसिस, यानी कि वेक्टर स्पेस का प्रत्येक एलिमेंट उसके बेसिस के जो वेक्टर्स होते हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिखा जा सकना चाहिए। तो पहली शर्त तो पूरी हो गई थी। आइए हम लोग दूसरी शर्त की बात करें। सी का प्रत्येक वेक्टर इन दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिखा जा सकता है या नहीं, आइए इसको चेक करें। तो आइए दोस्तों, सी का कोई एक जनरल एलिमेंट सोच लो। लेट, आइए हम लोगों ने कहा x प्लस आई वाई सी का एक जनरल एलिमेंट है। अगर x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x और y यहाँ पर रियल नंबर्स होते हैं। देखना ये है x प्लस आई वाई को क्या हम इन दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख पाएंगे। आओ चेक करें। लेट x प्लस आई वाई कैन बी रिटन एज अल्फा इंटू फर्स्ट वेक्टर ले लो प्लस बीटा इंटू सेकेंड वेक्टर ले लो। इसको एक क्वेश्चन नंबर कुछ कह दो, चलो 1 कह दिया। दोस्तों, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट कंपेयर करो। रियल पार्ट कंपेयर किया तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू एक्स, इमेजनरी पार्ट कंपेयर करेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू वाई। आइए अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पता करें। दोनों को ऐड कर लो तो आप देखोगे अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है x प्लस वाई अपॉन 2। 3 से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पर x माइनस वाई अपॉन 2। अगर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ हम ये लेते हैं तो यहाँ पर x प्लस आई वाई को इन दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख पा रहे हैं। तो देखना ये है कि क्या अल्फ़ा और बीटा की ये वैल्यूज़ हमारे पास संभव है या नहीं है। दोस्तों, x प्लस आई वाई अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर था तो x और y क्या थे? रियल नंबर। अगर x और y रियल नंबर है तो x प्लस वाई अपॉन 2 भी एक रियल नंबर होगा। x माइनस वाई अपॉन 2 भी एक रियल नंबर होगा। और अगर ये दोनों रियल नंबर हैं तो ये हमारे पास उपलब्ध है। क्यों उपलब्ध है? क्योंकि हमारे पास फील्ड के नाम पर सेट ऑफ रियल नंबर था। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग यहाँ पर स्केलर्स के नाम पर कोई भी रियल नंबर ले सकने में सक्षम है, क्योंकि हमारे पास फील्ड के नाम पर सेट ऑफ रियल नंबर है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम लोग अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज ये लेते हैं तो हम लोग इन दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से सी के प्रत्येक वेक्टर को लिख सकते हैं। कैसे? और प्रैक्टिकल भी थोड़ा करके दिखा दें। कोई एक वेक्टर सोचो, जैसे हम लोगों ने सोचा 3 प्लस 5i। क्या 3 प्लस 5i को हम इन दो वेक्टर की हेल्प से लिख सकते हैं? तो अभी हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाई थी, ये वाली है ना। तो दोस्तों, अल्फ़ा का मतलब है x प्लस वाई अपॉन 2। कंपेयर करो x प्लस आई वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 करोगे तो 4 हो जाएगा। 4 इंटू 1 प्लस आई, ऐसे यहाँ से अल्फ़ा इंटू 1 प्लस आई प्लस बीटा। बीटा का मतलब था x माइनस वाई अपॉन 2, करो x माइनस वाई अपॉन 2 तो -1 बन गया। -1 इंटू 1 माइनस आई। अब आप एक काम कर सकते हो, इन दोनों को
ऐड करके देख लो, बिल्कुल यही आ जाएगा। यानी कि आप लोगों ने 3 + 5y को इन दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख दिया। कोई भी वेक्टर सोच कर देख लो, जैसे हम लोगों ने कहा 8 - 2y। आइए 8 - 2y को क्या हम लोग इन दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख पाएंगे? तो इसी इक्वेशन की हेल्प से लिखो। तो अल्फा का मतलब क्या है? x + y/2, x + y/2 यानी कि 3 हुआ, प्लस बीटा, बीटा का मतलब था x - y/2 यानी कि 5 हो जाएगा। दोस्तों इन दोनों को ऐड करके देख लो, यही आ जाएगा। कहने का मतलब आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सोच के देख लो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, आप अल्फा की वैल्यू इस तरह से ले लो, बीटा की वैल्यू इस तरीके से ले लो, तो आप लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख पाओगे। इसका मतलब हो गया कि दूसरी शर्त में भी ये दोनों वेक्टर यहाँ पर पास हो गए, और अगर इस सेट ने दोनों शर्तें पूरी कर ली हैं तो इसका मतलब ये वाला सेट सी के लिए बेसिस का काम करेगा। दोस्तों बेसिस की डेफिनेशन अब मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी ना। तो ये दोनों वेक्टर्स यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, और इन दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम सी के सभी वेक्टर लिख पा रहे हैं। इसका मतलब हो गया ये वाला सेट इस वाले वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस का काम कर रहा है। तो दोस्तों बेसिस की डेफिनेशन तो समझ में आ गई, लेकिन अब कुछ बच्चों के मन में एक प्रश्न यहाँ पर हो सकता है पैदा हो रहा हो। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या यही दो वेक्टर इसके लिए बेसिस का काम करेंगे? तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब है नहीं, ऐसा नहीं। और भी दूसरे वेक्टर इसके लिए बेसिस का काम कर सकते हैं। यहीं पर अगर मैं आपको एक दूसरा सेट बना देता 2 + i, 2 - i, दोस्तों ये दोनों वेक्टर भी इसके लिए बेसिस का काम करेंगे। और भी मैं यहाँ पर सेट बना सकता हूँ। तो कहने का मतलब बेसिस के जो वेक्टर्स हैं क्या वो फिक्स होते हैं? तो जवाब है नहीं, बेसिस के वेक्टर्स बदल सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि देखो इस बेसिस में थे कुल कितने वेक्टर? 2, तो इनकी संख्या आप नहीं बदल सकते हो। एक बार अगर आपको बेसिस में ये मालूम पड़ जाए कि कितने वेक्टर्स हैं तो वो वेक्टर तो बदल सकते हैं, लेकिन उनकी जो संख्या है, उनके जो नंबर है वो चेंज नहीं होंगे। और दोस्तों इस संख्या को, इस नंबर को ही हम लोग बोलते हैं डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो इस वेक्टर स्पेस के बेसिस में 2 वेक्टर हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ये वेक्टर स्पेस 2 डायमेंशनल है, यानी कि इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 2 है। अगर कहा जाए किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 5 है, तो इसका मतलब होता है कि उस वेक्टर स्पेस का जो बेसिस होगा उसमें 5 वेक्टर्स होंगे। कौन से 5 वेक्टर होंगे? कौन से 5 वेक्टर होंगे? कोई भी 5 वेक्टर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और उसी सेट के कोई भी 5 वेक्टर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है वो उसके लिए बेसिस का काम करेंगे। यानी कहने का मतलब हो गया कि बेसिस के जो वेक्टर्स हैं वो फिक्स नहीं है, हाँ उनकी संख्या ज़रूर फिक्स होगी। जैसे कि एक बैंक हमको ठीक तरीके से चलाने के लिए सपोज कीजिए 8 कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है। अब वहाँ पर 8 कर्मचारी बैंक में है और बैंक बढ़िया तरीके से चल रहा है। आप देखते हो कि अक्सर वहाँ पर लोगों का ट्रांसफ़र होता रहता है। कहने का मतलब वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो वहाँ पर चेंज होते रहते हैं, लेकिन उनकी जो संख्या होती है वो फिक्स है, वो उतनी ही है। अब मान लीजिए आप पैसे कभी जमा करने गए और वहाँ पर कैशियर की सीट में रामलाल बैठे हुए थे, आपने रामलाल को पैसे जमा किए और चले आए। अगली बार जब आप गए तो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका था, रामलाल की जगह पर श्यामलाल आ चुके थे। आप क्या करोगे? आप श्यामलाल को पैसे जमा कर दोगे या रामलाल का घर ढूंढ करके रामलाल को पैसे दोगे जा करके? तो ऐसा तो नहीं करोगे, आप श्यामलाल को पैसे दे दोगे। यानी कि उस कुर्सी पर जो भी बैठा हुआ है वो एक प्रकार से वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आप उसको पैसे दे देते हो। तो वही बात यहाँ पर भी है। कहने का मतलब बेसिस के जो वेक्टर्स है वो यहाँ पर चेंज हो सकते हैं,
लेकिन उनकी जो संख्या होगी, उनका जो नंबर होगा वो चेंज नहीं होगा। अगर किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 4 है तो इसका मतलब उसके बेसिस में 4 वेक्टर होंगे। कौन से 4 वेक्टर होंगे? उस वेक्टर स्पेस के कोई भी 4 वेक्टर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं वो उस वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बेसिस में जो नंबर ऑफ द एलिमेंट होते हैं वो ना तो कम किए जा सकते हैं ना तो ज़्यादा। अगर किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 4 है तो उस वेक्टर स्पेस के बेसिस में 4 वेक्टर होंगे। अगर 4 से ज़्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा? अगर 4 से ज़्यादा होंगे तो पहली शर्त डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि अगर 4 से ज़्यादा वेक्टर लोगे तो वो जो वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हर हाल में ये मान लीजिए कि वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, ये तय है। दूसरी बात, अगर किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 4 है तो उसके बेसिस में कितने वेक्टर्स होने चाहिए? 4। अगर आप 4 से कम कर देते हो 3 तो दूसरी शर्त फेल हो जाएगी। दूसरी शर्त फेल हो जाने का मतलब हो गया अब आप उन 3 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से उस वेक्टर स्पेस के सभी एलिमेंट को नहीं लिख पाओगे। यानी कि वहाँ पर अगर एक बाँट कम हो गया है तो अब दुकान के सारे सामानों को आप नहीं तौल पाओगे, कुछ सामानों को तौलने में आपको दिक्कत आ जाएगी। तो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन अगर 4 है तो उसके बेसिस में 4 ही वेक्टर होंगे, ना कम ना ज़्यादा। कौन से 4 वेक्टर? जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर कम कर दोगे तो आप वेक्टर स्पेस के जो वेक्टर्स हैं उनके मतलब सभी वेक्टर्स को फिर आप उन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से नहीं लिख पाओगे। और अगर ज़्यादा कर दोगे तो फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएंगे, फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो बेसिस का मतलब होता है वो कम से कम वेक्टर जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज मैंने आप लोगों को बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस और डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस के बारे में समझाने का प्रयास किया। ठीक है बच्चों, तो अब इसी पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ थ्योरम्स के साथ आपस में मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।